नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं राजकुमारी चंदेल और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम में हम आपको प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के इस अंक में आज हम बात करेंगे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की। इस संसदीय क्षेत्र में हुए विकास और अन्य रोचक जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता संदीप कुमार शर्मा के पास। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं संदीप कुमार शर्मा। देवभूमि हिमाचल के लोकसभा क्षेत्र कांगड़ा में 17 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें 13 जिला कांगड़ा के व 4 जिला चंबा के हैं। 1952 में अस्तित्व में आए इस लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व पहली बार कांग्रेस के सांसद हेमराज ने किया था। इस लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किया, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, विक्रम चंद महाजन, चंद्रेश कुमारी, सत महाजन और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद किशन कपूर शामिल हैं। 2009 से लेकर 2019 तक लगातार कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ा है। 2019 के आम चुनाव की बात करें तो उसमें कुल मतदाता 14,27,338 थे, जिनमें पुरुष 7,23,384 और 6,99,934 महिलाएं व 3 थर्ड जेंडर थे। इस चुनाव में करीब 70.55% मतदान हुआ था और 10,06,699 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार व वर्तमान सांसद किशन कपूर ने 72% के करीब वोट लेकर एक तरफा जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस को 24.59% वोट लेकर ही संतोष करना पड़ा। इस लोकसभा हलके का सबसे दुर्गम पोलिंग स्टेशन बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र का बड़ा बंगाल था। यहाँ पर 100% मतदान हुआ। ये साबित करता है कि इस पहाड़ी राज्य का मतदाता अपने मतदान के लिए कितना जागरूक है। श्रोताओं, अब बात करते हैं कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे प्रबंधों की। कांगड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त हेमराज बैरवा के मुताबिक मतदाताओं को वोटिंग के प्रति जागरूक करने और नए मतदाताओं को पंजीकृत करने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफ़ी गहन रूप से हमारी जो निर्वाचक नामावली है उसके अंदर दुरुस्ती की गई। एडिशन भी हुए, डिलीशन भी हुए, करेक्शंस भी हुए और वो करने के बाद आज के समय में हमारी जो स्थिति है, हमारे कुल मेल मतदाता 6,79,472 है और फीमेल मतदाता 6,49,292 हैं। थर्ड जेंडर 4 हैं। कुल मिलाकर 13,28,768 हमारे मतदाता इस बार हैं। पोलिंग स्टेशंस हमारे 1642 हैं और इन लोकेशंस में क्योंकि कई जगह पोलिंग स्टेशन एक लोकेशन पे 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, तो लोकेशंस हमारी 1412 लोकेशंस हैं। जो ईवीएम्स की एफएलसी होनी थी, फर्स्ट लेवल चेक होना था, वो हमारा हो चुका है और जितनी हमें आवश्यकता है उसके हिसाब से रिजर्व के साथ हमारे पास ईवीएम्स की सफिशिएंसी है। जो सब पोलिंग स्टेशंस पर हमें अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़, मतलब वहाँ पर टॉयलेट हो, वहाँ पर सफिशिएंट स्पेस हो, जो रोड साइड अप्रोच है उसकी आसान हो, वो सारी हमने चेक कर ली है। वो रिपोर्ट भी हमने कमीशन को भेज दी है। साथ ही जो हमारे कुछ एरियाज़ हैं जो शेडो एरिया में पड़ते हैं, वहाँ पर कम्युनिकेशन का हमारा प्लान क्या होगा, वो उस बारे में भी हमारी क्लैरिटी है कि हमने वीएचएफ सेट लगाकर वहाँ पर और सेटेलाइट फ़ोन के माध्यम से कम्युनिकेशन मेंटेन करना है। और साथ ही साथ हमारा काउंटिंग इस बार हम लोगों ने 4 लोकेशंस पे करनी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हमारी 15 हैं। जिला में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमीरपुर में जाती हैं, तो काउंटिंग लोकेशंस हमारी 4 जगह है, नूरपुर, ज्वालामुखी, धर्मशाला और पालमपुर। चारों जगह काउंटिंग करके जो कंसर्न आरओ हैं, जैसे कांगड़ा पीसी के आरओ यहीं पर होंगे तो वो डाटा वहाँ पर सबमिट होगा। हमीरपुर के आरओ हमीरपुर में होंगे तो जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी देहरा और प्रागपुर है उनका डाटा वहाँ पर चला जाएगा। तो उस हिसाब से जो हमारी तैयारियाँ हमें करनी थी एज़ पर इलेक्शन प्लानर, वो हम ट्रैक पर हैं और अभी भी इनफैक्ट कंटिन्यूस अपडेशन हमारे इलेक्टोरल रोल में चला हुआ है रेगुलर बेसिस पर, तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस हमारी होगी। लेकिन अगर बात की जाए कि प्रिपरेशन फॉर द इलेक्शंस,
चाहे वो वल्नरेबिलिटी मैपिंग की बात हो, चाहे वो पोलिंग स्टेशन पर फैसिलिटीज़ की बात हो, वोटर अवेयरनेस की बात हो, उस पर हमारा कार्य संतोषजनक है और आगे प्रगति पर चला हुआ है। एज ग्रुप वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास जो रफ एक एस्टिमेट होता है कि जितने मतदाता हैं उसका लगभग 20% से ऊपर युवा हम मान के चलते हैं 18 से 19 और 19 से 29 साल के। तो इसका स्टेट लेवल एवरेज आता है 3% 18 से 19 का, और जो सेंसस डेटा के हिसाब से लेते हैं, और 19 से 29 का लगभग 16-17%। तो टोटल मिला के 20% का फिगर होता है हमारा। इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है 18 से 19 में, क्योंकि जो हमारे जो युवा मतदाता हैं कई बाहर पढ़ते हैं, कई अपने अपने चीज़ों में ऑक्यूपाइड इसके अंदर होते हैं, तो वहाँ पर हमारा 3% के अगेंस्ट हमने लगभग 1.6% उसमें हमारा अचीवमेंट है एनरोलमेंट का, जबकि 20 से 29 में हमारा ऑलमोस्ट 100% है उसके अंदर कवरेज। तो जो ये एज ग्रुप के मतदाता हैं उसमें इनफैक्ट कमीशन की तरफ से भी स्पेशल डायरेक्शन थी कि युवा मतदाताओं को हमने सबसे ज़्यादा इसके अंदर कनेक्ट करना है, तो वो प्रयास ज़िले में किया गया है। और खासकर उन ब्लॉक, उन हमारे बूथ्स जहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन इनका कम था, ऐसे जगह पर स्पेशली BLOs को निर्देश थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ के युवा मतदाताओं को जोड़ें। टर्नआउट इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत भी उसमें कार्रवाई की गई है। तो मैं समझता हूँ कि जिला स्तर पर युवा मतदाताओं को इलेक्शन प्रोसेस में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं और उसके परिणाम भी सामने आए हैं। जो एक स्वीप का हमारा प्रोग्राम चलता है वोटर एजुकेशन का, उस प्रोग्राम के तहत अलग अलग हमारे जो स्टेक होल्डर्स इसके अंदर शामिल हैं, चाहे वो विमेन इलेक्टर है, चाहे यूथ उसके अंदर इलेक्टर है, सबको हमने एड्रेस करने का इसमें प्रयास किया है। हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इसके अंदर नोडल पर्सन है और उनके माध्यम से इनफैक्ट मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हम कोई जनरलाइज्ड प्लान बनाने का हमने इसमें नहीं सोचा है। हमने जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वोट परसेंटेज जिस एरिया में कम है उसको वैसे ही एड्रेस करने का हमारा प्लान है। अब जैसे आप देखेंगे कि भी पिछले डाटा को देखेंगे तो हमारा जो जयसिंहपुर का बेल्ट है, ज्वालामुखी का बेल्ट है, यहाँ से हमारा वोटर परसेंटेज हमेशा कम होता है, और कारण कि जो हमने स्टडी किया कि वहाँ सर काफ़ी लोग हमारे काम करने के लिए बाहर रहते हैं और जिस दिन इलेक्शन या वोटिंग हमारी होती है उस दिन वो लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। तो उस चीज़ को हम एड्रेस करने के लिए हम वहाँ के लोगों को, एक तो वहाँ के इलेक्टोरल रोल है उसको हमने क्लीन करना कि अननेसेसरी वोटर्स उसमें जब मान लो परमानेंट ही ट्रांसफ़र आउट हो गया बाहर, तो उसको वहाँ की मतदाता सूची में ना रह के जहाँ पर वो रह रहा है ही शुड एनरोल हिमसेल्फ एट दैट प्लेस। दूसरा, उस क्षेत्र के अंदर जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें 18+ हमारे बच्चे रह रहे हैं, वहाँ पर स्पेशल फोकस कि वहाँ जाकर जो हमारे युवा मतदाता हैं उनको हम उसमें जागरूक भी करेंगे, और अगर कोई बचा है उसके अंदर एनरोल होने का, क्योंकि वो मोमेंट हमारा चलता रहता है, उसको एनरोल भी करवाएंगे। ऐसे ही जो अर्बन एरिया जैसे धर्मशाला में भी हमारा वोटर टर्नआउट कम होता है, तो यहाँ पर भी हमने ऐसे बूथ्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर इवन कॉन्स्टिट्यूएंसी के एवरेज टर्नआउट से भी लो वहाँ पर वोट परसेंटेज रहा, तो उन पर्टिकुलर बूथ को हम फोकस करते हुए वहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी अलग होगी, और वहाँ पर जो लोकल कारण है उस क्षेत्र में मतदान प्रतिशत कम होने के, उसको हम एड्रेस करेंगे। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल AIR शिमला न्यूज़ और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला और एक्स हैंडल @AIR News_शिमला पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में हुए विकास और अन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए हम आपको एक बार फिर ले चलते हैं हमारे जिला संवाददाता संदीप कुमार शर्मा के पास। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है और देश के विकास और पारदर्शी चुनाव के लिए अपने मत का उपयोग करेंगे। वहीं युवाओं की प्राथमिकता बेहतर शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान जहन में हैं। मेरा नाम शिवांशु शुक्ला है और इस बार के लोकसभा चुनावों में मैं पहली बार अपना वोट कास्ट करूंगा। बीइंग ए यंग वोटर, अगर बात करी जाए मेरी प्राथमिकताओं की, तो मेरी प्राथमिकता कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर डेवलपमेंट के लिए और ट्रू पॉलिटिक्स के लिए। हालांकि आजकल देखने को मिलता है कि पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा अंड बंड चीज़ें आने लगी, मगर कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि फेयर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं दिखे और कंट्री जो है वो ट्रूली डिवोटी रहे डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। मेरा नाम सोनाली है और मैं धर्मशाला की रहने वाली हूँ। तो मैं जो पहली बार जो है लोकसभा चुनावों में अपना वोट कास्ट करने वाली हूँ और इसको लेकर मैं बहुत
बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। भारत एक विकासशील देश है और विकसित होने की राह पर केंद्र सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रखा है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना व प्रधानमंत्री किसान निधि योजना शामिल हैं। आयुष्मान भारत योजना देश के गरीब नागरिकों को रुपए 5 लाख तक का बीमा कवर मिलता है। ऐसे में गरीब लोगों को अस्पताल इलाज करवाने के लिए भारी भरकम खर्च वहन नहीं करना पड़ता है। कल्याणकारी योजना का लाभ लेने वाले शख्स से हमने बात की। मेरा नाम अखिलेश चौधरी है और मैं जिला कांगड़ा का रहने वाला हूं। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत हमने अपना हेल्थ कार्ड बनाया है और इस योजना से हमें बहुत लाभ मिला है। इस योजना के अंतर्गत एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो है वो सरकार की ओर से किया जाता है। पहले गरीबों को अपना इलाज कराने के लिए काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना शुरू होने से गरीब लोगों को अपना इलाज करवाने में बहुत मदद मिल रही है। सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है और इसका लाभ जो है गरीब तबके को मिल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग कृषि पर आधारित है और इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को खेती की सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उनको सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। ये राशि किसानों के बैंक अकाउंट में किस्तों के रूप में ट्रांसफर की जाती है। राशि को 2,000 रुपये की 3 किस्तों के माध्यम से लाभार्थी किसान के खाते में भेजा जाता है। इसे लेकर हमने एक लाभार्थी किसान से बात की। मेरा नाम मंजू है और मैं धर्मशाला की रहने वाली हूँ। मैं किसान परिवार से संबंध रखती हूँ। प्रधानमंत्री ने जो किसान सम्मान निधि योजना चलाई हुई है वो किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। इससे वार्षिक तौर पे जो 6,000 रुपया हमारे खाते में आता है उसे हम अपनी ज़मीनों के लिए जैसे बीज, खाद, औजार आदि लेने में हमें उसमें सहायता मिलती है और ये प्रधानमंत्री द्वारा बहुत अच्छी योजना चलाई गई है जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। वर्तमान में कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे सांसद किशन कपूर भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। 1990 में धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर पहली बार विधानसभा पहुंचे और 5 बार इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर नेतृत्व किया। 2017 में प्रदेश की जयराम सरकार में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री भी रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के आदेश पर चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में देश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सांसदों में दूसरे नंबर पर रहे। किशन कपूर का दावा है कि उन्हें के कार्यकाल में लोकसभा क्षेत्र में विकास के कई आयाम स्थापित हुए हैं। कांगड़ा प्राचीन काल में त्रिगत के नाम से प्रसिद्ध था। त्रिगत का शाब्दिक अर्थ 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज के बीच पहले भूभाग से है। कांगड़ा में कई धार्मिक स्थान व मंदिर हैं, जहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कांगड़ा के धर्मशाला में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है और वहीं कांगड़ा के चाय का बागान भी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। चंबा भी अपने रमणीय मंदिरों और हैंडीक्राफ्ट के लिए सर्वविख्यात है। जी संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और श्रोताओं को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के विकास और अन्य रोचक जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं राजकुमारी चंदेल आप सभी श्रोताओं से विदा लेती हूँ। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे भारत विकास डायरी कार्यक्रम की एक नई कड़ी में नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें हमारी ईमेल airnews.shimla@gmail.com पर जरूर भेजें। नमस्कार।